हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन ऑफ राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। आज है जिसका लेक्चर नंबर 12। आज के इस लेक्चर में बेटा हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और साइंस के हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा इस चैप्टर का, तो पूरी तरह से आपके 10 जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इन 10 चैप्टर के जो लिंक हैं वीडियो के, ठीक है, वो एक ही प्लेलिस्ट में है, वो डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको दे रखी है। और वहीं पे एक लिंक और है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन 10 चैप्टर के नोट्स भी उस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर आपको निकालना है 185। ठीक, पेज नंबर है 185 एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर 185। प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है बेटा? मैंने दर्पणों के मुख्य फोकस, दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं आपको बताई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है इस पेज पे, आप देख लीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखो क्या होता है दर्पण में, मैं आपको समझा के बता देता हूँ। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है। देखो ध्यान से समझना, ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का क्या हो गया? मुख्य फोकस। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन देखो, गोलीय दर्पण की यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे रखी है r 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पूछी है। ठीक है, क्या पूछी है? फोकस दूरी। F बराबर बेटा होता है r/2, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं कर रखा है कौन सा दर्पण है, तो हम सीधा फॉर्मूला F बराबर r/2 लगाएंगे और 20/2 और आपका आंसर आ जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। क्लियर? प्लस माइनस हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देखो अवतल में क्या रहता है? माइनस का, उत्तल में प्लस रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें कहा ही नहीं गया है कि कौन से दर्पण की है। ठीक, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखो सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है और आवर्धित मतलब बड़ा। ठीक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब आपका बनाएगा अवतल दर्पण। कैसे बनाएगा? ये अवतल दर्पण है बेटा। ठीक, और वस्तु आपकी ये फोकस है और ये वक्रता। जब वस्तु यहाँ पर है, किस में? कहाँ? फोकस। और ये प्रश्न नंबर तीसरा है, ध्यान से समझना। जब वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच में। एक प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी, एक इस तरह से आएगी। ठीक, एक ये ऐसे इस तरह से। अब जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रकाश की किरण इधर से आती हुई प्रतीत हो रही, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो कौन सा दर्पण बना रहा है यहाँ पे? ये अवतल दर्पण बना रहा है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेज पर। उत्तल दर्पण जो है, मैंने उत्तल दर्पण के उपयोग में बेटा बताया था कि इसको हम वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, पश्च दृश्य दर्पण होते हैं, उनमें इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसी को वरीयता क्यों दी जाती है, वाक्यों को क्यों नहीं, समतल दर्पण को क्यों नहीं दी जाती? देखो बेटा, इसका कारण ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, इस तरह से बनाते हैं। अगर आप देखोगे तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक, और इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। एक तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो इसमें हमें बहुत एरिया की जो वस्तुएं हैं वो आसानी से दिखाई दे जाती हैं। और एक और चीज़, इसमें जो प्रतिबिंब छोटा बनने के साथ साथ ये भी है, इसकी एक विशेष क्वालिटी ये है कि इसमें प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है। ठीक, कैसा बनता है? सीधा, चाहे वस्तु कहीं पर भी हो। समझ आ गई बात? 3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। पहला,
इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है, दूसरा आप ले लो प्रतिबिंब सीधा बनता है, और तीसरा आप छोटा कह सकते हो। ठीक है, तो बस दो मेन आपको ध्यान रखने, बिना उसके तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, एक आपका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, दूसरा सीधा, और तीसरा छोटा, तो ये भी जरूरी है। वैसे दो भी आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज, आपका कौन सा है, 188 बेटा। ठीक है, पेज नंबर आप 188 निकालिए, पेज नंबर 188। ओके, देखो सारी चीज़ वैसे तो हम कर ही चुके हैं, जो भी क्वेश्चंस में आ रहा है वो टॉपिक जो भी हमने चैप्टर किया है उसमें सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपन इनको करेंगे, जिससे अपने को, देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो हमने टॉपिक तो पढ़ा होता है लेकिन क्वेश्चन उनके नहीं देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम छोड़ के आ जाते हैं, और फिर जब पूछते हैं सर ये प्रश्न हमें समझ नहीं आता, फिर टीचर बताते हैं कि नहीं इसका तो आंसर यही था, फिर अपने को समझ में आता है अच्छा ये था, तो मेरे को नहीं समझ आया था, नहीं तो ये तो मेरे को याद था, मैं करके आ जाता। तो हमें प्रश्न भी पढ़ने चाहिए, जब तक हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें इसका उत्तर क्या देना है। ठीक है, तो प्रश्न हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बेटा पेज नंबर है आपका 188, और प्रश्न नंबर फर्स्ट ही कह रहे हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी प्लस होगी और वक्रता त्रिज्या भी, मैंने चिन्ह परिपाटी में बेटा आपको बताया था। तो यहाँ पर उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो F बराबर, हाँ F बराबर हो जाएगा R/2, तो 32/2 मतलब आपका हो गया 16 सेंटीमीटर प्लस का उत्तल है इसीलिए। ठीक, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ये मैं प्रश्न कर चुका हूँ बेटा, मैंने जो अवतल दर्पण का कराया था ना उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए थे आपको। ठीक है, तो वहां आप देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 194, क्योंकि हमने दर्पण के क्वेश्चन कर लिए थे, जो हमारे प्रश्न बचे थे ना वो लेंस के बचे थे। तो पेज नंबर 194 निकालिए बेटा, आप निकाल लिया। पहला क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। पहला प्रश्न है आपका, वायु में गमन, कोई प्रकाश की किरण क्या है ना वायु में गमन कर रही है, ठीक है, और वायु में गमन करती है, प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। जैसे पहले वो वायु में थी ऐसे करके और तिरछी जल में प्रवेश की, तो ये आपका विलंब हो जाएगा। ठीक, अब जल में कैसे जाएगी, सीधी तो जाएगी नहीं, अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखो हम प्रश्न देख लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया है। इतने पे तो हमने ये चित्र बना ही लिया है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, ठीक है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। भाई देखो प्रकाश किरण जो है वो अविलंब की ओर झुक जाएगी, कारण क्या है, जब देखो वायु यहाँ पे ये वायु है, ठीक है, ऊपर वाला जो माध्यम है वो क्या है, वायु, जो किसकी तरह काम करेगा, विरल माध्यम की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह, विरल माध्यम की तरह। नीचे का माध्यम जल है, तो ये जो जल है वो किसकी तरह काम करेगा, सघन माध्यम की तरह बेटा काम करेगा। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था, देखो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, और यही कारण रहता है इसके झुकने का। ठीक, आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2 है, ये फर्स्ट था। प्रश्न 2 आप देखेंगे तो इतने में हो जाएगा, देख लेते हैं ना। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक कांच की एक प्लेट में प्रवेश करता है। जो प्रकाश है वायु से कांच की एक प्लेट में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक दे रखा है बेटा ये।
कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है कांच में, ठीक है, यानी v। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये, और c बराबर दे रखा है, हालांकि अपने को पता ही है ये। तो अपवर्तनांक जो है, मैंने बताया था ना, माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक हम किस तरह से लिखते हैं, C/Vj। उसी पर क्वेश्चन है। और आपके इस, और ये जो प्रश्न है बेटा बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, डिफरेंट, कभी ऑप्शन में दे दिया, कभी कैसे कभी कैसे, ठीक है। तो इस प्रश्न पे ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले पे आपके प्रश्न अपवर्तनांक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका C दे रखा है और ये दे रखा है, आपको निकालना है बेटा ये, ठीक है। तो ये यानी वेग बराबर क्या हो जाएगा, आपका कांच में प्रकाश का वेग हो जाएगा C/ng, यानी अपवर्तनांक। C की वैल्यू लगा दो आप। अपवर्तनांक 1.50 है तो 1.5 रहने दो, इसको आप इससे काटोगे तो हो जाएगा 2, यानी 1.5 का 3 में अगर भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। क्यों, 1.5 को अपन क्या बोलते हैं बेटा, 1.5 ही तो बोलते हैं, ठीक है। और 1.5 दूनी होता है हमारा 3, तो बहुत सिंपल सा है। तो हमारी कांच में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10th क्लास के लिए। इसके बाद है सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, अब इसमें प्रकाशीय घनत्व का माध्यम ज्ञात करना है। देखो, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, प्रश्न नंबर 3 में एक चीज ध्यान रखो, प्रकाशिक घनत्व। अब देखो इसमें क्या है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, प्रकाशीय घनत्व की बात कर रहे हैं, तो अपवर्तनांक ऐसे लिख लेते हैं, अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक, अपवर्तनांक हो गया। अब जैसे हमने ये दो चीजें ले ली, एक ले लिया हीरा और एक ले लिया वायु। अपवर्तनांक किसका ज्यादा है, हीरे का। वायु का क्या है, कम है। अगर आप टेबल देखोगे तो इन दोनों में प्रकाशीय घनत्व किसका ज्यादा है, हीरे का प्रकाशीय घनत्व ज्यादा है और वायु का प्रकाशीय घनत्व कम है। इसका प्रकाशीय घनत्व क्या है, ज्यादा, ठीक। यानी अपवर्तनांक पे डिपेंड करेगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक। इसका अपवर्तनांक क्या है, यहां पे मैं लिख सकता हूं इस तरह से, ज्यादा है और इसका कम है, ठीक। हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो इसका प्रकाशीय घनत्व भी ज़्यादा होता है। और अगर आप देख रहे हो वायु का अपवर्तनांक कम है तो इसका प्रकाशीय घनत्व भी कम है, ठीक। और प्रकाशीय घनत्व देखो कुल मिला के यहाँ पे अपवर्तन को ही दर्शाता है। देखो, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें अपवर्तन भी ज़्यादा होगा, यानी उसमें जो घुमाव है या फिर आप कहोगे विचलन जो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग किए। बेटा इसको आप स्वयं कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं करना किस तरह से है। केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल, इन सभी में आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है किस, ठीक है। जैसे मैं आपको, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था, अभी मैं आपको हिंट दे देता हूं, ध्यान से समझना। जैसे सबका अपवर्तनांक आपका अलग अलग दे रखा है, ठीक। केरोसिन का दे रखा है, तारपीन का दे रखा है और जल का। आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला लगाना है नॉर्मल, n = C/V सबके लिए, ठीक। जैसे n केरोसिन है आपका तो ऐसे लिख लो, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। केरोसिन का अपवर्तनांक और C/V, आपको V निकालना है और ये n हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नीचे है तारपीन, ठीक है। ऐसे ही जल सबके निकालने हैं, जिसमें चाल ज़्यादा होगी वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। देखो, जिसका अपवर्तनांक क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसमें चाल वैसे भी क्या होगी, कम होगी प्रकाश की, यानी अपवर्तनांक जिसका कम होगा। अब वैसे भी आप इनका कंपैरिजन कर लीजिए, टेबल आपको दे रखा है
अगर आप कंपैरिजन करेंगे, टेबल आपका पीछे दे रखा है इसी पेज के जस्ट पीछे, तो केरोसिन का 1.44 होता है, तारफीन के 1.47 है, जल का कम है। तो कुल मिला के जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी इन दोनों की अपेक्षा, केरोसिन और तारफीन के तेल की अपेक्षा। वैसे भी आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। ठीक है, हीरे का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, 2.42। किसका, हीरे का, जैसे डायमंड का ऐसे कर लेते हैं अपन। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं एन डी, अपवर्तनांक जो है 2.42 है, किसका, हीरे का, काफी ज्यादा होता है। ठीक, इसका क्या अभिप्राय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। देखो इसका मतलब यह है, अगर हीरे का अपवर्तनांक इतना है, ठीक है, तो हीरे में प्रकाश की चाल जो होगी वो क्या होगी, 1.242 होगी। कैसे, ये देखो n बराबर होता है c अपॉन वी डी। इसको अगर आप इधर पहुंचाओगे तो अपवर्तनांक यहाँ आ जाएगा, जब वैल्यू लगाओगे तो यही आएगा। तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी है, 1/2.42 आ जाएगी। क्लियर, ठीक। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेज पलटने होंगे कुछ, और पेज नंबर है बेटा आपका 203। ठीक, पेज नंबर 203 पे आ जाइए आप। तो पेज नंबर 203 पे अपने को पहला प्रश्न क्या दिया है वो देखते हैं, है ना। पेज नंबर आपका है 203। पहला प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो मैंने बेटा आपको बता ही दिया था कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। क्लियर। अगला प्रश्न है दूसरा, ये हो गया है दूसरा, देखते हैं। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई लेंस के सामने कहाँ रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। भाई देखो, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है। इसका मतलब है हमें दे रखा है V, उत्तल लेंस बना रहा है तो हमें भाई V बराबर 50 पॉजिटिव होगा, उत्तल लेंस है तो। ठीक, इसके बाद यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो इसका मतलब आवर्धन जो होगा वो होगा 1। और यहाँ पे जिस साइज का बिंब है वो माइनस का 1 यहाँ पे आवर्धन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है और वास्तविक उल्टा होता है। ठीक, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक तो अपने को ज्ञात करना है कि वस्तु कहाँ रखी है, यानी यू ज्ञात करना है। ठीक है, यू ज्ञात करने के लिए देखो क्या आपको करना पड़ेगा, m बराबर होता है लेंस है तो v अपॉन यू। यहाँ पे m की वैल्यू आप लगा दीजिए -1, v आपका दे रखा है 50 और u हो गया ये, तो u बराबर भी हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक, u आपका आ गया। अब क्षमता निकालनी है बेटा आपको, तो क्षमता के लिए क्या चाहिए, देखो क्षमता अगर आप, ये तो फर्स्ट आंसर हो गया आपका, क्षमता है सेकंड, और सेकंड निकालना है तो क्षमता के लिए P बराबर होता है 1/f। तो हमें चाहिए फोकस दूरी, तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो P बराबर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/v कितना है 50 माइनस 1/f u, तो माइनस का 50 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/50 माइनस माइनस प्लस, यानी ये आपका हो जाएगा। अब देखो 1/50 1/50 कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो एलसीएम आप ले लो 50। ठीक है, 1 + 1
कुल मिला के 2/50 यानी ये हो गया 1/25। और ये किस में आ रहा है, यहां पर जो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एक काम करना पड़ेगा अपने को, एक काम करते हैं, देखो बेटा अभी आप इसको फोकस दूरी ही निकालिए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको 1/f ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे अगर चेंज करूँगा थोड़ा तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो आप इसको इसी तरीके से करिए। तो यहाँ पे आपका p बराबर निकालना है, तो 1/, पहले फोकस दूरी अपन निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये p बराबर होता है 1/f, ठीक। तो पहले अपन फोकस दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद अपन देख लेंगे जो भी है। तो p बराबर 1/f ये अपन ने कर लिया, ठीक है। ये 1/f बराबर दोनों मान लगा दिए, ये अपन सॉल्व कर लिया, ये आ गया, ठीक। 1/f की वैल्यू आ गई 1/25, ठीक। ये जो फॉर्मूला होता है ये मीटर के लिए अप्लाई होता है, किसके लिए, मीटर के लिए। अब यहाँ पे अपने को सेंटीमीटर में दे रखा है ये, तो देखो अगर सेंटीमीटर में अपने को देखना है तो p बराबर 100/f होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम क्षमता निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, p बराबर 100/f है, तो 100 × 1/f सेंटीमीटर। अब 1/f कितना दे रखा है, 1/25 दे रखा है, तो अपन लगा देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/25 लगाओगे तो 25 चौका 100 है ना। तो आपका जो आ जाएगा वो 4 डायोप्टर आ जाएगा आंसर बेटा, कितना, और यहाँ पे आएगा आंसर प्लस का 4 डायोप्टर। यहाँ भी कर सकते थे वैसे, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाता। पहले आप फोकस दूरी निकालिए, ठीक है। इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हो आप, अगर करना चाहते हो तो। जैसे नॉर्मली हमने फोकस दूरी निकाली, ठीक है। फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लगा ही रखा है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये कितना हो गया, इतना, ठीक है। अगर आप और तरीके से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे f बराबर आपने निकाल लिया कितना, 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, p बराबर कितना होता है, 1/f मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर की बात करोगे तो ये होता है, ठीक। तो आप सीधा क्या करोगे, 100 जब सेंटीमीटर में तो ये 25, तब भी आपका यहाँ पे प्लस का 4 डायोप्टर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। मैं इसको रेज कर देता हूं, चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए या ये फिर ये, ठीक है। अब है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल। देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी है तो माइनस में ही लिखेंगे हम, और 2 मीटर है तो f बराबर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। क्षमता ज्ञात करवा रहा है तो p बराबर होता है 1/f मीटर में, तो आप लगा दीजिए वैल्यू, सिंपल है बहुत, माइनस का 2 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से अगर इसको आप काटोगे तो ये आएगा आपका 0.5, 0.5 लिखेंगे इसको, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, और ये डायोप्टर। तो ये आपका हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। अब तो अभ्यास प्रश्न है बेटा, पेज नंबर 204 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 204 पे अभ्यास प्रश्न है, इनको अपन देख लेते हैं। लेंस के मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करने हैं, फॉर्मूला है, बहुत सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। पहला प्रश्न देख लीजिए आप, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, प्लास्टिक तथा मिट्टी। पहला ऑप्शन है ये आपका अभ्यास प्रश्न का। इसमें पहले का जो सही होगा आपका वो होगा डी, यानी मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। अब आ जाइए दूसरा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, फोकस और ध्रुव के बीच में।
कौन सा ऑप्शन है? डी है इसमें, ये वाला। तीसरा प्रश्न पे आ जाइए आप। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? बेटा देखो, ये कह क्या रहा है, हमारे पास उत्तल लेंस है, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, तो वस्तु को कहां रखेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे तो वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी, बिल्कुल सही बात है। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर कौन होता है? वक्रता केंद्र। क्योंकि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के बराबर ऊंचाई का ही बनता है। बस बनता कैसे? उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा तीसरे का बेटा वी। चौथा आ जाइए आप, देखिए पढ़ के। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण लेंस की फोकस दूरियां, ठीक है। दर्पण तथा लेंस, देखो चिन्ह परपाटी की बात करें तो मैंने आपको कल बताया ही था, लेंस की जब चिन्ह परपाटी बता रहा था मैं, तो मैंने क्या कहा था कि जो लेंस है अवतल और अवतल दर्पण है, दोनों की चिन्ह परपाटी सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की सेम है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की सेम है, कुछ भी कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर माइनस आता है, फोकस दूरी माइनस किसकी होती है? अवतल की, ठीक है। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों अवतल होंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। एक तो समतल है और एक आपका उत्तल है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, इसमें होगा या तो समतल अथवा उत्तल। तो ऑप्शन आपका होगा पांचवें का बेटा डी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल, ठीक है, 50 ज़्यादा हो जाएगी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल, अवतल तो वैसे भी नहीं करेंगे क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल, हाँ बिल्कुल 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल, क्योंकि अपन उस पर रखे पड़ेंगे ना, ऐसे करके उसको दिखेगा बड़ा, आँख ऐसे थोड़ा ना पड़ेंगे आँख पे रखें, तो उसको वहीं पर रखेंगे ना, लेंस है तो, ठीक है। चश्मे में होगा तो अपन अलग बात है। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा ऑप्शन छठे प्रश्न में बेटा आपका रहेगा सी। इसके बाद आ जाइए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। एक अवतल दर्पण है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, और जिसकी फोकस दूरी है मान लो 15 सेंटीमीटर, ये इसका ध्रुव है। हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। भैया अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में, मान लो यहां कहीं है, कहीं भी हो, तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? भाई दोनों के बीच में होना चाहिए। किसके? मुख्य फोकस और ध्रुव के। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? भैया सीधा ही बनेगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनता है तो छोटा बड़ा बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बता रखा है, ये चीज़ तो मैंने आपको अभी भी बताया था आपको। एक किरण ऐसे जाएगी, आपकी ऐसे लौट के आएगी, एक ऐसे ऐसे, और ये आगे मिलाओगे तो ये यहां बनेगा, ठीक है। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, हेडलाइट में कौन सा होता है? ऐसे करके बताया था ना मैंने, अवतल होता है। किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य, उत्तल होता है। सौर भट्टी में अवतल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 206 देखिए आप। प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पे 9, देखो, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपको 12th में भी मिल जाते हैं, ठीक। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमसे नहीं पूछी गई जो 12th में पूछी जाती, लेकिन हाँ बेसिक जरूर है उसका। पढ़ लिया प्रश्न बेटा? ठीक, देखो अब देखो, जब भी मैं क्वेश्चन आंसर वाला सेशन लूं, आप बिना किताब के तो बैठे ही ना। अगर आप किताब लेके बैठोगे, साथ में प्रश्न को खुद पढ़ोगे, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा, ठीक। मैं इसलिए लेता हूं क्वेश्चन आंसर वाला सेशन क्योंकि आपको समझ है। बाकी तो अपन टॉपिक क्लियर करा ही देते हैं सारे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड एग्जाम में बेटा,
अपने को आता है क्वेश्चन का आंसर, फिर भी अपन नहीं करके आ पाते और अपने नंबर कम रह जाते हैं और फिर बाद में रोना रहता है, ठीक है। और वो जो कमी हो जाती है वो कभी पूरी नहीं होती है फिर, इसलिए अपन लेके आते हैं इसको। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दें। जैसे पहले अपने पास कोई उत्तल लेंस है, ये है ना, अब वो कह रहा है इसका आधा भाग ढक दें, मतलब ये हमने ढक दिया ऐसे करके, है ना, कागज से। तो अब क्या होगा, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? बिल्कुल बनाएगा। देखो प्रतिबिंब जो बनेगा, यहां कोई वस्तु रखी है ऐसे करके बनेगा, यहां से भी करने जाती है, उधर से भी जाती है, लेकिन प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा। अपने उत्तर की जांच प्रयोग द्वारा कीजिए। बिल्कुल बनेगा बेटा, करके देख सकते हो आप। अपने प्रेक्षण की व्याख्या भी कीजिए। देखो प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन होगा क्या, जो अगर आप इस कागज को हटा के बनाओगे तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर इस पर कागज लगा दोगे ब्लैक, आधे को आप ढक दोगे तो प्रतिबिंब उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। मतलब प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो घट जाएगी, क्योंकि प्रकाश की किरण केवल ऊपर से ही गुजरेंगी, नीचे से नहीं गुजरेंगी। अब आ जाइए आप प्रश्न नंबर आपका 10 देखिए। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, ठीक है बेटा, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, प्रश्न नंबर 10 है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रकाश का आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप प्रकाश किरण आरेख खींच सकते हो, मैंने बता रखा है। देखिए लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम में पूरा मैंने आपको प्रॉपर बताया ही है। यहाँ पे मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व आपको कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए h बराबर कितना दिया है आपको, दिया है 5 सेंटीमीटर है। f आपको दिया है 10 सेंटीमीटर बेटा, अभिसारी है तो मतलब उत्तल है, प्लस का ही रहेगा। 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, तो u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिखोगे। और बाकी आपको v पता करना है और h पता करना है, ठीक है। तो पता करते हैं पहले। तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u अपने को पता करने हैं ये, ठीक है। तो 1/v बराबर हम इसको इधर भेजेंगे तो 1/f प्लस 1/u वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। 1/f की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है माइनस का 25। तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/10 माइनस 25, 25 10। अब अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, ये ज़्यादा बेटर है 50, ठीक है। 50 का भी जा रहा है और 10 का तो जाए, मतलब 25 का भी 50 में भाग जा रहा है और 10 का जा रहा है, तो एलसीएम आपका ये होगा। अब 10 का कितने बार जाता है 5 बार, इसका जाता है 2 बार, तो 1/v बराबर 3/50, तो v बराबर आ गया 50/3। भाग देके आप निकाल सकते हो या फिर आप अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। हालांकि आपको किरण आरेख बनाने तो भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है। m बराबर होता है h' बराबर v/u। अब h' अपने को निकालना है तो भाई ये करना पड़ेगा। v कितना है 50/3, u आपका है माइनस का 25, और जो h है वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा 50 गुणा 5, 3 माइनस का 25, ये हो गया, ठीक। 5 से फिर ये 10 बार, तो 10, एक मिनट, एक काम कीजिए, सबसे आसान तरीका ये 25 और ये नीचे आ जाएगा, ये 25 का इसमें जाएगा कितने बार 2 बार, 5 दूनी 10, तो ये आपका हो गया h' और आएगा कितना, भाग दोगे तो 3.33 माइनस का सेंटीमीटर। तो कुल मिला के जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए क्वेश्चन 11 है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब
लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरणारेख खींचिए। इसमें भी किरणारेख बनाना है। देखो आप को एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक मानक मानना है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा दूरी दे रखी है, डिस्टेंस मान लो 10 20 30 दे रखी है, तो आप 2 सेंटीमीटर बराबर क्या मान सकते हो, मानक 1 सेंटीमीटर मान लो। ये आपको लिखना पड़ेगा, बाकी आपको चित्र प्रॉपर बना देना है जिस तरह से बनाते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम जरूर देखें आप, ठीक है, तभी आप चित्रों को बना पाओगे बेटा। तो प्रश्न है 11, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है बेटा, आप नोट कर लीजिए, एफ बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, मतलब V माइनस का 10, लेंस अवतल है तो सारा ही माइनस का होगा। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब U पता करना है, और फिर इसका आरेख भी बनाना है। जब तीनों चीज़ पता चल जाएंगी तो क्राड आरेख तो वैसे ही बन जाएगा अपना। ठीक, तो फॉर्मूला लगा दें, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। निकालना अपने को ये है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। अब v की वैल्यू लगाओ, माइनस का 10 है बेटा, f यहाँ है ये माइनस है, और फिर माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/10 और ये प्लस का 1/15। और यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं 1/u निकाल रहे हैं। अब देखो दोनों का जो एलसीएम होगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। 10 का 30 में कितने बार जाता है, 3 बार भाग जाता है, और 15 का 30 में 2 बार भाग जाता है, तो ये 1/u बराबर माइनस का 1/30, तो u बराबर आपका जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर बेटा। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो आप जनरली इनको देख सकते हो, ठीक है। अब u अपने को ही फाइंड करना था, बाकी किरण आरेख बनाना था, सारी चीज़ें हैं, किरण आरेख आप बना ही लोगे। नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, दर्पण से रिलेटेड है बेटा, करा चुका हूँ। 13 आपका दर्पण से रिलेटेड है, करा चुका हूँ। 14 भी आपका दर्पण से रिलेटेड है, मैं करा चुका हूँ। 15 जो क्वेश्चन है वो भी दर्पण से रिलेटेड है। 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता माइनस का 2.0 डायोप्टर है। हाँ, इसको करते हैं, ये लेंस वाला क्वेश्चन है और ये हमने किया भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या है, यहां पर आपको क्षमता दे रखी है माइनस का 2.0 डायोप्टर, आपको फोकस दूरी निकालनी है। देखो P बराबर होता है 1/f मीटर में, तो F फोकस दूरी क्या हो जाएगी 1/p। बहुत सिंपल है, इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, माइनस का 2.0। अब 1/2 मतलब होता है 0.5, ठीक है, तो आपका ये आ गया बेटा, और ये किस में, मीटर में। इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी जो आएगी कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा माइनस का। और किसका है ये, अवतल का। पहले ही कह रखा है माइनस है। लेंस अगर पूछा है तो हम क्या कहेंगे, ये अवतल है, क्योंकि माइनस में दे रखी है ना, अवतल लेंस है। एक और प्रश्न है 17, ठीक है, 17 इसको और देख लेते हैं। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी क्या है, लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। देखो अभिसारी है बेटा, क्योंकि प्लस है। लेंस की क्षमता हमें कितनी दे रखी है, P बराबर प्लस 1.7 डायोप्टर, इतना ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी 1.5 डायोप्टर है। फोकस दूरी निकालनी है तो अपने को नॉर्मल याद ही है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1/f मीटर में, और फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 1/p, और ये वैल्यू रखेंगे अपन, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो गया। f बराबर देखो आपका हो गया 10/15, है ना, इसको आप काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 का भाग दोगे, पॉइंट आएगा यहाँ पे, और 6 6 6 आपका जाएगा
अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो 100 का, ये भी मीटर में है तो 6.66 भी जाएगा, और आप इसको लिख सकते हो बेटा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसको हटा के आप इस तरह लिख सकते हो। तो सारे प्रश्न आपके बेटा हो चुके हैं। कोई भी क्वेरी हो, देखो आपको यहाँ पे किरण आरेख जो है, मैंने आपको चित्र जैसे प्रतिबिंब बनने के नियम जो हैं लेंस और आपके दर्पण के, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। उससे आपको आसानी से ये आ जाएंगे। एक बार वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।